सिर्फ 5 महीने पहले बनी जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर को बिहार के 15% लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जैसे तमाम नेताओं को चुनाव जिताने वाले पीके ने पिछले 2 साल में 5,500 किलोमीटर की बिहार यात्रा करी है। लेकिन क्या केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़ा छल साबित होंगे या फिर बिहार की किस्मत का कुछ भला होने वाला है? दोस्तों, प्रशांत किशोर पहली बार हाईलाइट में तब आए जब उन्होंने मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण पर एक पेपर लिखा जो नरेंद्र मोदी तक पहुंचा, और नरेंद्र मोदी ने अपनी आलोचना करने के लिए उनके साथ क्या किया ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। पर उससे पहले थोड़ा पीके के बारे में जान लेते हैं। बिहार के रोहतास जिले से आने वाले प्रशांत किशोर एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। चूंकि हम आगे चुनाव की बात करने वाले हैं और उसमें भी खासकर बिहार के चुनाव की, तो ये जातियों का समीकरण ठीक ठीक याद रखना। प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे पेशे से एक फिजिशियन हैं और उनकी वाइफ जानवी दास भी एक डॉक्टर हैं। पीके की पढ़ाई लिखाई एक रोलर कोस्टर की तरह रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पीके ने 10वीं के बाद 2 सालों के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर पटना साइंस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। रिचुअल के अनुसार घर वाले उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो चाहते थे कि पीके आईआईटी के लिए तैयारी करें। जिससे बचने के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से स्टैटिक्स से ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। हालांकि वो यहाँ पर ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए, बट उनका करियर देखकर लगता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ाई इसी दौरान करी होगी। बाद में पीके ने लखनऊ से ग्रेजुएशन करी और फिर हैदराबाद चले गए। उन्होंने देश विदेश में यूएन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में काम किया है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो एक प्रो बोनो के तौर पर काम किया करते थे। प्रो बोनो यानी वो व्यक्ति जो कम पैसों में या फिर फ्री में काम किया करता है। 2011 में पीके यूएन हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अफ्रीका में थे। उन्होंने एक पेपर लिखा जिसमें भारत के अमीर और हाई ग्रोथ वाले राज्यों को मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, जिनमें से एक राज्य गुजरात भी था। नरेंद्र मोदी ने इससे प्रभावित होकर पीके को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया, जिसके बाद वो भारत आए और नरेंद्र मोदी जी की टीम को ज्वाइन किया। 2011 में ही उन्होंने यंग प्रोफेशनल्स की एक टीम के साथ गुजरात इलेक्शन में काम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत दर्ज की। 2013 में पीके ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी CAG नाम की मीडिया और पब्लिसिटी कंपनी बनाई। ये कंपनी स्पेशली 2014 जनरल इलेक्शंस के लिए यूज होनी थी। IT सेल नाम का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं के लिए किया जाता था। गुजरात मॉडल, मंथन, रन फॉर यूनिटी, 3D रैलीज और चाय पर चर्चा जैसे इनोवेटिव आइडियाज, मोदी जी की इमेज मैनेजमेंट, PR, स्पीच जैसी बहुत सारी चीजें इस कंपनी ने मैनेज करी। इन शॉर्ट 2014 इलेक्शन विक्ट्री का बहुत बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को भी जाता है। लेकिन इलेक्शंस के बाद पीके मोदी से पृथक हो गए। पीके चाहते थे कि CAG को लेटरल एंट्री के थ्रू गवर्नमेंट का पार्ट बनाया जाए, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनना चाहते थे, बट उन्हें वो चांस नहीं मिला। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है नहीं पता, बट उस समय एक और आदमी था जो मोदी से खार खाए बैठा था, जिसका नया नया प्रधानमंत्री बनने का सपना, या यूं कहें कि जिसके मन में नया नया प्रधानमंत्री बनने का भाव जगा था, और वो थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश जी की पूरी स्टोरी मैंने इस वाले वीडियो में कवर करी थी, जहां मैंने बताया था कि एनडीए के भरोसेमंद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के PM कैंडिडेट बनने से ही नाराज हो गए थे। नीतीश कुमार ने 2015 का बिहार असेंबली इलेक्शन अपने आर्च राइवल्स कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर अपने नए आर्च राइवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा। ये इलेक्शन दोनों ही पार्टीज ने अपने पूरे दम के साथ लड़ा। PM बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला बड़ा इलेक्शन था और उन्होंने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नरेंद्र मोदी ने एज PM 31 रैलियां करी। इस पूरे इलेक्शन को उन्होंने मोदी वर्सेस महागठबंधन बनाने की पूरी कोशिश की, बट महागठबंधन की स्ट्रेटेजी बनाई थी प्रशांत किशोर ने। उनकी नई कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC ने नरेंद्र मोदी की तरह ही नीतीश जी के लिए भी इनोवेटिव आइडियाज निकाले। पर्चा पे चर्चा ऐसा ही एक प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने पिछले 10 सालों के नीतीश जी के कामकाज का फीडबैक लिया। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज और मेगा रोड शोज की जगह हर घर दस्तक जैसा आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया। ये वो टाइम था जब पीके के अनुसार नीतीश जी भारत के सबसे क्रेडिबल पॉलिटिशियन थे। इस इलेक्शन में बीजेपी की हार हुई, जिसके साथ ही पीके का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों फायदे होने शुरू हो गए। पीके को नीतीश कुमार का प्लानिंग और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एडवाइजर बनाया गया और 2018
में पीके ने सीधे एज जेडीयू वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। लेकिन इसके साथ साथ पीके ने और उनकी कंपनी ने कई सारे पॉलिटिकल असाइनमेंट्स भी किए। 2017 यूपी असेंबली इलेक्शंस के लिए उन्होंने कांग्रेस की मदद की। हालांकि ये इलेक्शन कांग्रेस ने सपा के साथ लड़ा था और यूपी के 2 लड़के वाला कैंपेन भी आईपैक ने ही डिजाइन किया था। फिर भी इस इलेक्शन में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की। यूपी के बाद 2017 पंजाब में अमरिंदर सिंह के लिए कैंपेन डिजाइन भी इसी आईपैक ने किया था। कॉफी विद कैप्टन एक पॉपुलर कैंपेन था और कांग्रेस ने 117 में 77 सीटें जीती। 2019 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आईपैक की मदद से 175 में 155 सीटें जीत ली। 2020 केजरीवाल की दिल्ली कैंपेन भी आईपैक ने डिजाइन करी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी 70 में 62 सीटें जीती। 2021 बंगाल ममता बनर्जी ने आईपैक की मदद से बेहद टफ माने जा रहे इलेक्शन की 294 में 215 सीटें जीती। 2021 में ही एमके स्टालिन ने आईपैक की मदद से तमिलनाडु की 234 में से 133 सीटें जीती। पीके का प्रोफेशनल करियर तो मस्त जा रहा था। एक के बाद एक कंसाइनमेंट्स और सब में मिल रही सफलता से उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। लेकिन प्रशांत किशोर के लिए ये काफी नहीं था। उनका एम्बिशन खुद बड़ा पॉलिटिशियन बनने का था और यहाँ सब कुछ ठीक नहीं जा रहा था। 2015 बिहार असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के एडवाइजर बने और फिर 2018 में सीधे जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट। नीतीश कुमार पीके को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, बट जैसे पीके के मोदी से फिर अमरिंदर सिंह से डिफरेंसेस थे, वैसे ही उनके नीतीश कुमार और जेडीयू के टॉप पॉलिटिशियंस के साथ डिफरेंसेस होने लगे। तेजस्वी यादव पर लगे एलिगेशंस की वजह से नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया और वापस एनडीए ज्वाइन कर ली। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जेडीयू के लीडर्स में मतभेद था। पीके ने ओपनली सीए का अपोजिशन किया। फरवरी 2020 में पीके को जेडीयू से बाहर निकाल दिया गया। बस फिर क्या था, भैया भड़क गए। 4 दिन पहले तक नीतीश कुमार जी के एडवाइजर पीके को बिहार पिछले 15 सालों में पीछे जाता दिखने लगा। वो पब्लिकली नीतीश जी और उनके मंत्रियों को डिबेट के लिए ललकारने लगे। सबको लगा ये आरजेडी या कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले की भूमिका है, बट पीके हैड अदर प्लान्स। फरवरी 2020 में ही पीके ने बिहार की बात नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम कायदे से टेक ऑफ नहीं कर पाया, जिसका रीजन प्रशांत किशोर ने कोविड को बताया। बट बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, बट वहां भी सेम चीजें हुई। पीके के बड़े बड़े एम्बिशंस कांग्रेस के बड़े नेताओं को पसंद नहीं आए। पीके चाहते थे कि उन्हें किसी बड़े पद पर इंडक्ट किया जाए, जैसे जेडीयू ने उन्हें सीधा वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। इवन वो तो ये भी चाहते थे कि वो सिर्फ इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में काम करें, जैसे वो पहले अमरिंदर सिंह के सलाहकार थे। बट कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये सारी चीजें पसंद नहीं आई। वो पीके को नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन कराना चाहते थे और कांग्रेस ने उन्हें अपने एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप की मेंबरशिप ऑफर करी। इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस और पीके की सहमति नहीं बन पाई और फिर कोविड आ गया। सो इस मोमेंट का लाभ उठाने में पीके असफल रहे। इवन कांग्रेस ने उन्हें 2024 इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाने का काम भी नहीं दिया। सो पीके ने एक नया प्लान बनाया। 2 मई 2022 को उन्होंने इसके संबंध में एक हिंट दिया। उन्होंने कहा, जैसे बापू ने पहले लोगों को जाना फिर आंदोलन किया, वैसे ही वो भी पहले पब्लिक के पास जाएंगे, फिर जैसा पब्लिक बोलेगी वैसा ही वो करेंगे। 2 अक्टूबर 2022 को पीके ने गांधी जी की तरह ही बिहार के वेस्ट चंपारण से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। उनके हिसाब से ये यात्रा 8 महीने से साल भर चलने वाली थी, जिसमें वो कुल 3000 किलोमीटर पैदल चलते। बट ये यात्रा चली 2 साल तक और पीके ने 5500 किलोमीटर की यात्रा की, जिसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी जन स्वराज अनाउंस की। अभी इस पार्टी को बने 6 महीने भी नहीं हुए हैं, बट बिहार में जन स्वराज को जबरदस्त ट्रैक्शन मिल रहा है। वैसे भी प्रशांत किशोर पीआर, मीडिया मैनेजमेंट और इमेज मेकओवर के मास्टर आदमी हैं। सी वोटर के सर्वे में 4 महीने पहले बनी पार्टी चीफ को 15% लोग सीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। बट बिहार की राजनीति देश में सबसे जटिल है और पीके की पार्टी नई नहीं है। सो अब जानते हैं इस इलेक्शन में पीके का क्या होने वाला है। बिहार का जातीय डायनामिक समझें तो यहाँ कई सारे ब्लॉक्स हैं और इन सारे कास्ट ब्लॉक्स के अपने अपने कास्ट लीडर्स हैं। मुस्लिम्स प्रीडोमिनेंटली एंटी बीजेपी वोट करते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार जैसी जातियां बीजेपी का कोर वोटर हैं। वैसे ही यादव आरजेडी के कोर वोटर्स हैं। बच गई बाकी की पिछड़ी जातियां।
जिनके कई सारे छोटे बड़े नेता हैं, जिनमें नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं। नीतीश कुमार के पास लवकुश वोटर के साथ साथ ईबीसीज और महिला वोटर्स हैं, जो उन्हें बिहार की राजनीति में इनएविटेबल बना देते हैं। 2025 असेंबली इलेक्शन जन स्वराज का पहला इलेक्शन होने वाला है और पहले इलेक्शन में जीतने का भ्रम तो उन्हें नहीं होगा, बट ऑब्वियसली वो बिहार का मेन ऑपोजिशन बनने की कोशिश करेंगे। और आज का टाइम में सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है नीतीश कुमार के वोटर्स। नीतीश कुमार की इमेज खराब हो चुकी है। 20 सालों का नीतीश राज देखकर बिहार उकता चुका है। बिहार में बेचैनी बढ़ रही है और प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा जेडीयू के साथ काम करने का ही एक्सपीरियंस है, इसलिए जेडीयू और नीतीश कुमार ही उनके सीधे टारगेट पर भी हैं। दूसरा, पीके खुद जाति से ब्राह्मण है, सो अपर कास्ट को उनके प्रति कोई हेजिटेशन नहीं है। इवन पीके सबसे ज्यादा इसी वोटर को सॉफ्ट टारगेट भी बनाते हैं। करप्शन फ्री, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, प्रोग्रेसिव, नॉन कम्युनल राजनीति सबसे ज्यादा अपर कास्ट, युवा और मिडिल क्लास को समझ में आती है। अब ये मैं कोई जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, सोशियोलॉजिकली इस पर बात की जा सकती है। ये तीनों ही ग्रुप आज के टाइम में बीजेपी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। पीके के हिसाब से बीजेपी के जीतने के 4 मेन कारण हैं: हिंदुत्व, नियो नेशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और लाभार्थी वर्ग। जातीय टर्म में बात करें तो ये अपर कास्ट, नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित हैं। अपर कास्ट बीजेपी का कोर वोटर है और बाकी 2 फ्लोटिंग वोटर्स में आ सकते हैं। सो पीके का पहला टारगेट ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वोटर्स हैं, और दूसरा वो अपनी पार्टी जन स्वराज को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इनमें से वो क्या क्या अचीव कर पाएंगे ये तो हमें जल्द पता लग ही जाएगा, बट हियर आई एम इंटरेस्टेड इन अ फार बिगर क्वेश्चन। प्रशांत किशोर की एक बात मुझे बहुत लॉजिकल लगती है कि इस देश में या युग है पूरी दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन इंटेंडेड बदलाव लाने में असफल रहा है। इंडिया में ही देख लो, सबसे बड़ा आंदोलन फ्रीडम मूवमेंट, हमने सारे अंग्रेजों को भगा दिया और उनके सारे तौर तरीके अपना लिए। फ्रॉम जुडिशरी टू ब्यूरोक्रेसी टू लॉ एंड ऑर्डर टू एजुकेशन, इवन जिस संविधान पर हमें इतना ज्यादा गर्व है उसका मेजॉरिटी पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 70s में इमरजेंसी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुआ, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका गया। उस आंदोलन से निकले सारे नेता, फ्रॉम लालू, नीतीश, मुलायम एंड व्हाट नॉट, इन सब ने समाजवाद के नाम पर क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, सांप्रदायिकता, गुंडा राज का जहर घर घर तक पहुंचा दिया। अभी रिसेंटली 10-12 साल पहले पूरे देश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और उसका मानदेय देश को आम आदमी पार्टी के रूप में मिला। सो प्रशांत किशोर का मानना है कि रेवोल्यूशन एक तेज धार तलवार की तरह है जिससे बड़े से बड़ा पेड़ गिराया जा सकता है, बट नई व्यवस्था इससे नहीं बनाई जा सकती। इसलिए उन्होंने जन स्वराज की परिकल्पना गांधी के ग्राम स्वराज के मॉडल पर की है। नाउ इसी लॉजिक से पीके के ऊपर कई सारे डाउट्स होते हैं। पीके जिस व्यवस्था का निर्माण करना चाह रहे हैं वो बहुत पेशेंस, बहुत समय और बहुत सारा सेक्रीफाइस मांगती है। अगर हम आरएसएस से पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आरएसएस बनी थी 1925 में, बीजेपी बनी 1980 में और 2014 में जाकर वो फुल मेजॉरिटी से देश में सरकार बना पाए। अब सोचो 90 सालों तक किस चीज ने उन्हें सस्टेन किया होगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी जिससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, बट उस आइडियोलॉजी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाले कार्यकर्ता और बहुत सारा पेशेंस, और इन सब के बाद भी 100 साल लगाकर वो अपनी आइडियल व्यवस्था का निर्माण नहीं कर पाए हैं। इन कंट्रास्ट प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है? आई गेस उन्होंने समाज के सिर्फ उन जेनेरिक मुद्दों को उठाया है जो किसी भी सोसाइटी में मौजूद होते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने 10-12 साल पहले पूरे देश में नेशन वाइड आंदोलन किए थे और उसका रिजल्ट लाखों के करोड़ में बह चुका है। एटलीस्ट उस आंदोलन के लोगों का पिछला रिकॉर्ड तो क्लियर था, बट पीके के पास्ट का क्या? पीके ने देश की लगभग सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम किया है। वो न सिर्फ इन पार्टीज से प्रोफेशनली एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर जुड़े थे, बल्कि वो मोदी गवर्नमेंट में रोल चाहते थे, जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट रहे, अमरिंदर सिंह के एडवाइजर रहे, इवन वो कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी भी सीख कर रहे थे। ये तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा पलटीबाजी हुई ना। ये व्यक्ति 2015 से कह रहा है कि उन्होंने पार्टीज के लिए स्ट्रेटजी बनाना छोड़ दिया है, बट लाइन लगा के हर साल किसी न किसी पार्टी के लिए काम करते दिख जाते हैं, जिसकी फीस सैकड़ों करोड़ में होती है। रिसेंटली वो तमिलनाडु में जोसेफ विजय की नई नवेली पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली जस्टिफाई किया जा सकता है,
बट जस्टिफाई तो किसी भी चीज को किया जा सकता है। सो प्रशांत किशोर के इंटेंशंस और एम्बिशंस पर डाउट होना लाजमी है, जिसका पटाक्षेप समय के साथ ही होगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। बाकी आप बताओ इस वीडियो, प्रशांत किशोर, मेरी एनालिसिस को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप इन जनरल बिहार के बारे में, इलेक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी बताइए। चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।